एसएसटी कॉलेज उल्लासनगर महापालिका के साथ मिलकर अनेक ऐसे सामाजिक उपक्रम करते हैं। हमारे साथ में मिलकर उन्होंने की एनएसएस की विंग जो है, हमारे बहुत सारे सामाजिक उपक्रमों में उनका सहयोग योगदान रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल केदारे और आप देख रहे हैं एसएसटी मुक्तांगण, जहां व्यक्त होंगे मुक्त विचार मुक्त मन। 26 जनवरी प्रजासत्ताक दिन, गणतंत्र की अमिट निशानी। जी हां, इसी प्रजासत्ताक दिन के अवसर पर हम चर्चा करते हैं इस गणतंत्र में युवाओं की भूमिका क्या है, उनका महत्व क्या है, उनके कर्तव्य क्या है। प्रशासकीय सेवा के माध्यम से भी समाज और देश की सेवा हो सकती है। इसका अनुपम उदाहरण है उल्लासनगर महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर। एक शिक्षक की हैसियत से अपने करियर की शुरुआत करने वाले लेंगरेकर जी ने 2009 में राज्य लोक सेवा आयोग की स्पर्धात्मक परीक्षा उत्तीर्ण करके पहले पूना में सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर के ओहदे से करियर की शुरुआत की। फिर 2012 में इसी परीक्षा के माध्यम से वर्ग 1 के अधिकारी बनकर बदलापुर, उल्लासनगर, ठाणे, पनवेल की स्थानिक स्वराज्य संस्था में उपायुक्त पद पर विराजमान होकर विविध विभागों में प्रशासकीय सेवा की है। आज उल्लासनगर महानगर पालिका में अतिरिक्त आयुक्त के माध्यम से सेवा दे रहे लेंगरेकर जी युवाओं के साथ सामाजिक विषयों पर विचार विमर्श करना, समुपदेशन करना, सक्षम नागरिकों का निर्माण करना इसलिए प्रयासशील है। आज के हमारे एसएसटी मुक्तांगन के अतिथि वक्ता है उल्लासनगर महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर। यहाँ दोस्तों, गणतंत्र के इस अवसर पर हम इस गणतंत्र में युवाओं की भूमिका क्या है, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे साथ है उल्लासनगर महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एसएसटी मुक्तांगन। नमस्कार। एसएसटी मुक्तांगन का ये जो अभिनव उपक्रम है, तो मैं इसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि इस माध्यम से हम युवाओं को अच्छा मार्गदर्शन उपलब्ध करते हैं। और एसएसटी कॉलेज उल्लासनगर महापालिका के साथ मिलकर अनेक ऐसे सामाजिक उपक्रम करते हैं। हमारे साथ में मिलकर उन्होंने की एनएसएस की विंग जो है, हमारे बहुत सारे सामाजिक उपक्रमों में उनका सहयोग योगदान रहा है। और ये युवाओं के लिए भी एक अच्छा अनुभव है कि महानगर पालिका एक प्रशासन के साथ मिलकर युवाएं जो लोगों के लिए काम कर सकते हैं, उनको एक अनुभव भी यहाँ से मिलता है। तो ये उपक्रम भी युवाओं के लिए अच्छा मार्गदर्शन उपलब्ध करने वाले, मैं इनका कॉलेज और उनके जो व्यवस्थापन है उनका मैं इसलिए अभिनंदन करता हूँ। सर, आप कई सालों से प्रशासन में काम कर रहे हैं, तो एक प्रशासन का हिस्सा इस मद्देनज़र को रखते हुए आप इस राष्ट्र को, एक प्रजासत्ताक राष्ट्र को किस नज़र से देखते हैं? हम 26 जनवरी 1950 के बाद में हम प्रजासत्ताक बन गए। मतलब जनता का राज यहाँ पे लागू हुआ। मतलब हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो ये राजकारभार या प्रशासन चलाते हैं, तो इसलिए जनता के हित में जितने भी निर्णय होते हैं, जनता के हित में हमारा संविधान, कानून, नियम, इसके अनुसार ये काम चलता है। हम अगर हमारे पड़ोसी देश अगर देखेंगे, और दुनिया में ऐसे बहुत सारे अफ्रीका या लैटिन अमेरिका में कुछ ऐसे देश है, अगर उनकी व्यवस्था आज की देखेंगे तो हम हमारे जो ऐतिहासिक राष्ट्र पुरुष है जिन्होंने हमें स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जान भी दी, अपना बलिदान दिया, अपना समय दिया, तो उनको याद भी करते हैं। और आज का जो स्वतंत्रता अनुभव करते हैं, ये इसकी देन है। इसलिए हम इस प्रजासत्ताक में युवाओं को जिम्मेदारी से रहने के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये प्रजासत्ताक हमें बहुत मेहनत से मिला है, तो उसको आगे लेके जाना, स्वतंत्रता हमारे अगर आबादित रखना है तो हमने एक अच्छी मेहनत करना और उसको बरकरार रखना ज़रूरी है। विश्व के कई सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने लोकतंत्र, गणतंत्र को अपनाया है, तो ऐसे ही देशों में अमन और विकास की जो छाया होती है वो अधिक स्तर पर मानी जाती है। तो जो लोक नियुक्त लोक प्रतिनिधि होते हैं और आपका प्रशासन, ये दोनों आपस में हाथों में हाथ मिलाकर किस तरह से शहर का हो या समाज का या देश का विकास करने की कोशिश करते हैं? हमने तो देखा है कि हमारे संविधान से जो निर्मित न्यायपालिका, कार्यपालिका और जो विधिमंडल है, तो अलग अलग काम करते हैं और ये स्वतंत्रता उनकी बरकरार है।
और जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि है वो हमारी मतलब हम संसदीय लोकशाही जो हम जिसको कहते हैं वो हमारे देश में है। और इसके वजह से हमारा प्रशासन जो है उसके तहत काम करता है। तो अभी तक हमारा अनुभव है कि ये संसदीय प्रणाली जो है वो पूरे विश्व में हम देखेंगे तो हमारे भारत में बिल्कुल यशस्वी हुई है। हमारे आजू बाजू के देश में हम देखेंगे तो उससे बेहतर अच्छा प्रशासन यहाँ पर है। और लोगों को जितनी स्वतंत्रता या जितना उनका विकास यहाँ पे मौका मिला है पिछले 70-75 सालों में, हम 75 साल भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम का मना रहे। तो इस 75 सालों में हमको देखा है कि हमने प्रगति की। जिस देश में पहले सुई नहीं बनती थी यहाँ पे हम मतलब बड़े बड़े अण्वस्त्र बना रहे हम। तो यह हमारी प्रगति है। हम खास करके आज युवाओं की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस गणतंत्र में युवाओं की भूमिका क्या होनी चाहिए? मैं अगर आपको कहूँगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा आबादी हमारे देश में, हम अगर जापान से हमारी तुलना करेंगे तो जापान में सबसे वयोवृद्ध लोग ज़्यादा है यहाँ पे। लेकिन आज अन्य देशों की तुलना करेंगे तो सबसे ज़्यादा भारतवर्ष में, हमारे राष्ट्र में सबसे ज़्यादा युवा है। तो उनके ऊपर ही जिम्मेदारी है। हमारा संकल्प जो विकसित भारत का है, हमें अगर विकसित राष्ट्र बनना है तो हमें इस युवाओं को ही मेहनत करना है। और युवाओं के लिए हमारे पुरखों ने जो रास्ता अपनाया और आज तक यह हमारी जो अवस्था है, ये प्रगति की अवस्था के ऊपर हम आए, तो इसके आगे जाने का मतलब हम अगर साइंस की भाषा में कहेंगे तो एस्केप वेलोसिटी एक टाइप रहता है कि जैसे हमें अगर पृथ्वी के कक्षा से बाहर जाना है तो एक गति प्राप्त करना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो वो गति प्राप्त करने तक हमने लोगों को यहाँ पे हमारे समाज को लाया है। और इसके आगे जाने का जो क्रुशियल पॉइंट है यहाँ पे, हम अगर विकसित देश और पूरे दुनिया में जितने भी देश है उसमें टॉप 5 कंट्रीज़ में हम आते हैं, तो उसमें टॉप 3 में हमें आना है। तो हमें युवाओं के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमने शिक्षा के हर एक क्षेत्र में, समाज के हर एक क्षेत्र में हमने जो भी आजकल जितने भी उच्चांक किए उसको और ज़्यादा, क्योंकि हम देखेंगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमें जितने भी नोबेल्स मिले हैं, जितने भी अन्य देश है उसके तुलना में हमारे थोड़े कम है। लेकिन हमारे इसमें संशोधन भी अभी बढ़ रहा है। उसमें युवाओं की पहल है। युवाओं की पहल इसमें होना ज़रूरी है। अच्छा, आमतौर पर हम देखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान हमें दिया है उसमें हम अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की जब बात करते हैं, लेखन हो, भाषण हो, संचार हो, व्यापार हो या हमारे भक्ति उपासना की, लेकिन अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार और मर्यादा बच्चों को अगर समझाने रहेंगे तो किस तरह से समझाएंगे हम? हमें सोशल मीडिया के वजह से अभी इतनी स्वतंत्रता मिली है कि हम अगर सोशल मीडिया में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जहाँ पर भी देखेंगे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम हमारी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का दुरुपयोग भी कर रहे, क्योंकि हम बहुत सारे जगह पे ट्रोलिंग करना जो हम देखते हैं कि बहुतांश हमारे युवा वर्ग है कि जो कानून के दायरे में रह के जिन्होंने काम करना चाहिए, लेकिन जिसमें महिलाओं के प्रति अपशब्द उपयोग करना, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की किसी मतलब जानकारी बिना लेते हुए उनके ऊपर टीका टिप्पणी करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जिम्मेदारी युवाओं ने जो पालना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान जैसे हमें जितने अधिकार देता है उतने कर्तव्य भी हमारे हैं। तो हम कर्तव्यों का पालन करने में थोड़ा सा कोताही कर रहे। तो मैं अपेक्षा व्यक्त करूंगा युवाओं के तरफ से कि हम सोशल मीडिया में व्यक्त करते हुए हमने हमारे संविधान को, हमारे नियमों को, कानून को पालन करना चाहिए और हम जिम्मेदार नागरिक हैं, ये वहाँ पे प्रतीत होना चाहिए। इस टाइप की कोई टीका टिप्पणी करने वाले होंगे तो उनको जब के जब रोकना चाहिए। हमारे राष्ट्र पुरुषों का जहाँ पे अपमान किया जाता है, हमारे सामाजिक धार्मिक जो ढांचा है उसको तोड़ने की कोशिश कुछ असामाजिक तत्व करते हैं, लोगों को उकसाने के लिए कोशिश करते हैं, दंगे भड़काने के लिए कोई कोशिश करते हैं, समाज में जो व्यवस्था है उसको मजबूत करने के जगह पे समाज की व्यवस्था कैसी खोखली हो जाए, ऐसे कुछ असामाजिक तत्व हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं। तो उसको रोकने की जिम्मेदारी हमारी युवाओं की है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव हमारी युवाएं रहते, क्योंकि बहुत सारे मोबाइल की वजह से हमारे हाथ में दुनिया मुट्ठी में है हमारी, लेकिन उसका उपयोग जो जिम्मेदारी से होना चाहिए वो हो नहीं रहा। इसलिए आज बहुत सारी जगह पे आप देखेंगे तो पिछले 5 सालों में जितने भी आप घटना देखेंगे तो ऐसी घटनाएं, बहुत शर्मनाक घटनाएं कि जो घटनाएं समाज के सामने आती है जिससे हम व्यथित होते हैं।
तो जहाँ पे हमने कभी जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ या कोई महिला या कोई गरीब असहाय व्यक्ति है कि जिसके ऊपर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसको रोकने के जगह पे हम उसका वीडियो बना के सोशल मीडिया में डालते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो ऐसी भी घटनाएं हमने देखी है। तो हमारी कोशिश ये होना चाहिए, हमारे अगर ये गणतंत्र आबादित रखना है, हमारे जो प्रजासत्ताक है वो और अमर रहना चाहिए, तो हमें हमारी स्वतंत्रता मजबूत करने के लिए हमें जिम्मेदार नागरिकों की ज़रूरत है। और जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति ने, हर एक युवा ने अगर वो जिम्मेदारी ली तो बिल्कुल हमारे राष्ट्र को कोई धोखा नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि बाहर के शक्ति से ज़्यादा हमारी अंतर्गत जो शक्ति है, क्योंकि अंतर्गत सुरक्षितता है, वो है हमारी ये ऐसी जो जिम्मेदारी हम नहीं पालन करते, इसके वजह से ये अंतर्गत सुरक्षितता हमारे धोखे में। बिल्कुल सर, आपने कहा कि हमारे इस गणतंत्र को मजबूत करने के लिए हर नागरिक को अपने अधिकारों की संवेदना होनी चाहिए, वो जागरूक होना चाहिए। उसी के साथ में अगर लोकशाही या गणतंत्र को मजबूत करना है तो वोटिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। हमारे महाविद्यालय ने हाल ही में इस वोटिंग के जनजागृति के लिए एक मैराथन का आयोजन किया था। तो आपको क्या लगता है कि गणतंत्र को मजबूत करने के लिए हर उस इंसान का जो वयस्क है 18 के ऊपर, उसको मतदान करना ज़रूरी है? बिल्कुल, आज तो 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदार दिन भी है, हमारे ऐसे अवेयरनेस के प्रोग्राम भी शुरू है। मैं ऐसा कहूँगा कि इस माध्यम से कि युवाओं को ही देश की दशा और दिशा बदलने का एक चांस है यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करेंगे और अच्छे हमारे नेता को चुनेंगे तो हम अच्छे दिशा में हमारे सरकार को, हमारे देश को लेके जा सकते हैं। तो हम हमारी जिम्मेदारी का अगर पालन करें तो मतदान ये एक अच्छा अधिकार है। मताधिकार जो हम कहते हैं कि उसका सही उपयोग होना चाहिए और युवाओं ने उसका उपयोग करने की उनकी इसमें क्षमता है। और ये नए दौर में अगर कोई राज करेगा तो युवाओं का ही राज आने वाला है। तो युवाओं ने अगर इस तरीके से अपने अधिकार का उपयोग किया तो युवा नेतृत्व हमको मिल सकता है और युवा लोग ही हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं। सर, आपने भी ग्रामीण भाग से अपनी शुरुआत की, एक शिक्षक के तौर पे अपने करियर की शुरुआत की है। तो आज के युवा जो है वो करियर के प्रति थोड़े से संभ्रमित है। तो जिस तरीके से आपने स्पर्धात्मक परीक्षाओं को पार कर कर यहाँ तक जो मकाम हासिल किया है, तो युवाओं को अपने करियर के लिए क्या आप मार्गदर्शित करेंगे? युवाओं को मैं ऐसा कहना चाहूँगा, क्योंकि युवाओं के लिए अभी सागर इतना बड़ा करियर का क्षेत्र है, क्योंकि हमारे 20 साल पहले, 30 साल पहले अगर देखेंगे तो करियर जिस क्षेत्र में हम काम करना चाहते उसकी बहुत सारी मर्यादाएं थी। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स यही फैकल्टीज सामने थी। लेकिन अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके हम मतलब इतने सारे क्षेत्र है खुले कि हमारे पास स्किल डेवलपमेंट अगर किसी के पास रहेगा तो हम कौन सा भी काम कर सकते। अलग अलग कौशल्यों का अगर हमने हमारे दैनंदिन जीवन में उपयोग किया तो हम नौकरी करने के जगह पे हम अच्छा उद्योजक भी बन सकते हैं। मैं युवाओं को ऐसा कहूँगा कि सरकारी नौकरी या कोई भी नौकरी से बेहतर हम नौकरी देने वाले युवा बनना चाहिए। बिल्कुल। तो उद्योजक बनना चाहिए, क्योंकि हम अगर विश्व का हम तुलना करेंगे तो हमारा देश अन्य देशों से तुलनात्मक दृष्टया एक उद्योग और व्यवसाय के लिए अच्छी भूमि है। यहाँ पे अनेक देश हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारा रोज़गार है, यहाँ पे नैसर्गिक साधन संपत्ति भी अच्छी है। तो हमने एक उद्योजक बनना चाहिए और उद्योजक बनने के लिए हमने उस क्षेत्र में हमने अच्छा काम करना चाहिए। तो युवा ये कर सकते। और हम अगर अन्य उद्योजकों को भी देखेंगे तो उनके पास कुछ भी नहीं था या कम से कम उनके पास कैपिटल था, उसके ज़ोर पे उन्होंने इतने बड़े बड़े उद्योग किए। और अगर हम बड़े बड़े इंटरनेशनल कंपनीज भी देखेंगे तो बहुत सारे सीईओ जो उसके तो भारतीय। तो मैं ऐसा कहूँगा कि जो परदेश में गए वो भी हमारे भारतीय युवा है, तो उनकी मदद लेके हम हमारे देश को और आगे बढ़ा सकते हैं। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे एसएसटी महाविद्यालय जो है वो करीबन विश्व के कई सारे विद्यालयों से, महाविद्यालयों से कनेक्टेड है और 80,000 से ज़्यादा कोर्सेस जो है, जो एक युवा को डेवलप होने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकते हैं, तो वो विनामूल्य उनको सिखाया जाता है। जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि युवा जो है आज का, वो वोटिंग के प्रति कहीं पर उदासीन दिखाई देता है या उसे कितनी अहमियत देना चाहिए इस मतदान की प्रक्रिया में अपनी? ऐसा इसके पहले था, क्योंकि वोटिंग के दिन लोग छुट्टी पे जाना, क्योंकि छुट्टी लेना। लेकिन अभी लोगों में जन जागरूकता बढ़ गई है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आज के युवा इतने भी गैर जिम्मेदारान है, क्योंकि
अभी जितने भी बदलाव आए युवाओं के वजह से बदलाव आ गए, तो युवा, आज का युवा जागरूक है, वो अपने अधिकार के प्रति जागरूक है, संवेदनशील है, और वो मुझे निश्चित उनके ऊपर भरोसा है कि वो एक अपना मताधिकार का योग्य उपयोग करके अपने राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए अपनी मेहनत बिल्कुल करेगा और अपने देश को एक अच्छा नेतृत्व देगा। अपने गांव से लेके देश के लिए जितने भी चुनाव होते हैं, ऐसे चुनाव में अपने अधिकार का योग्य उपयोग करेगा। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि एक अच्छे प्रशासक होने के बावजूद जमीर लेंगरेकर जी अच्छे लेखक हैं। सोशल मीडिया पर व्यक्त होना उनका स्वभाव है और हाल ही में उन्होंने जो प्रदेश में जाकर पर्यटन किया था उसका अनुभव शब्दबद्ध करने वाला एक जापानवारी यह प्रवास वर्णन भी काफ़ी चर्चे में है। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आजकल के बच्चे जो है, हमारी हैंड राइटिंग्स ख़राब होती जा रही है क्योंकि अब लिखने की जो आदत है वो कहीं पर कम होती जा रही है। व्हाट्सएप टाइपिंग की ज़्यादा हमें आदत लग चुकी है। तो इसमें लिखना और पढ़ना, इसमें आज का युवा आपको कौन से पायदान पे नज़र आता है? मैंने तो, हम 4 साल पहले हमारा जो सरकारी दौरे से हम जापान में एक दौरा था, हमारा एक अभ्यास दौरा था, उसके अनुभव पे मैंने एक जापान वाली एक किताब लिखा है। उसके पहले हमारा स्पर्धा मंत्र करके एक संपादित किताब है मेरी, जिसमें हमने जितने भी हमारे अधिकारी मित्र हैं उनका जो कैसी पढ़ाई की उन्होंने स्पर्धा परीक्षा के लिए, उन्होंने इसके बारे में। और अभी 2 हमारे किताब जो है पुस्तकें वो प्रकाशित होने वाले, उसमें हमारा जो अर्बन है, जो हमारे नागरिक क्षेत्र में मतलब शहरों में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनके जो कथा, कविता और जो लेख है उनका एक संपादित किताब है। और दूसरा ग्रंथघरांचे विश्व, जो नगर पालिका में जितने भी लाइब्रेरीज है, 50 साल, 75 साल और 100 साल हुए हुए ऐसे लाइब्रेरियों का एक बुक हम कर रहे। मुझे किताब पढ़ना, मुझे लिखना ये पसंद है, तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि आज का युवा जो है उन्होंने अपनी पढ़ाई जो है संदर्भ ग्रंथ है या विषयों के मूल में मतलब जाना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा खेद इसमें है कि हमारे सोशल मीडिया में हम व्यक्त करते हुए हम कभी उस विषय के मतलब अंदर तक नहीं जाते या उस विषय का कभी संदर्भ नहीं पढ़ते। क्योंकि हम बहुत सारे लोग कहते हैं कि व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी, जितने भी व्हाट्सअप में जितने भी आर्टिकल्स आते, जितने भी वीडियोज़ आते या कुछ भी आते, तो अभी आपने एक देखा था भाई, डीप फेक वीडियो जो है, मतलब मॉर्फ करना और किसी का गलत जानकारी किसी के बारे में देना, ये सोशल मीडिया में बहुत जगह पे हो रहा है। तो हमने लोगों को या किसी के सामने कोई भी पक्ष रखते हुए, तो हमने ये पक्ष रखना चाहिए कि हमने उसके पीछे क्या है, जिज्ञासा हमारी नहीं रहती, हम जो आता है हमारे पास हम उसको फॉरवर्ड कर देते। तो इससे समाज में अज्ञान या जो अवैज्ञानिक चीज़ें वो भी आगे जाती है। तो युवाओं को मुझे अपेक्षा है कि उन्होंने पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ने का आजकल डिजिटल ज़माने में हम किताबें लेके हम पढ़ते नहीं ना, हमारे लाइब्रेरी में जाते हैं। तो कोई भी विषय का अगर अभ्यास करना है तो हमको उसका गहराई से अभ्यास करना चाहिए, संदर्भ ग्रंथ उसके पढ़ने चाहिए, अलग अलग विषयों के तथ्यों को जानना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमने किसी भी बात का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। तो हम वो सोचते नहीं, इसके वजह से बहुत सारी चीज़ें झूठी चीज़ें हम समाज के सामने रखते, और जब सच चीज़ें सामने आने के बाद में हम खुद पछतावा करते कि ये झूठी चीज़, क्योंकि एक साइंस ग्रेजुएट भी कभी कभी अवैज्ञानिक चीज़ें समाज के सामने सोशल मीडिया में जब प्रस्तुत करता है तो उसके डिग्री के ऊपर या उसने जो पढ़ा उसके ऊपर संदेह बिल्कुल निर्माण होता है। तो हमारी विश्वासार्हता जो है, भरोसा है, हम खो देते। संविधान को अपेक्षित हर व्यक्ति की व्यक्ति प्रतिष्ठा, समान हक, समान न्याय, समान संधि, समान दर्जा पर आधारित एक विवेकवादी समाज निर्मित के लिए एक सशक्त और एक संस्कार शिक्षित ऐसे युवा की निर्मित होना ज़रूरी है। और ऐसे ही युवाओं की भूमिका इस समाज के निर्माण में, एक प्रगत और विकसनशील देश के निर्माण में ज़रूरी है। इसी पर अपने विचार प्रकट किए थे जमीर लेंगरेकर जी ने। सर, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने स्पष्ट और सुंदर विचार यहाँ पे रखे। आपके धन्यवाद। धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, गणतंत्र को मजबूत करने के लिए युवा शक्ति बेहद ज़रूरी है और इसी दौरान यहाँ पर जमीर लेंगरेकर जी ने अपने विचार स्पष्ट किए।
हम समाज में विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे ही समाज धोरणियों से आपको परिचित कराते रहेंगे। आप देखते रहिए SST मुक्तांगण।